हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फॉरेन पोस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं मनी ऑर्डर के बारे में फॉरेन पोस्ट से। पहला क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज फॉर विच मनी ऑर्डर सर्विस आर अवेलेबल फ्रॉम इंडिया। तो दो कंट्रीज है जिसके लिए मनी ऑर्डर सर्विस अवेलेबल है इंडिया से। पहला है नेपाल और दूसरा है भूटान। उसके बाद में है यहाँ पे नोट दिया है, द फॉरेन मनी ऑर्डर सर्विस फ्रॉम इंडिया टू द कंट्रीज एक्सेप्ट बर्मा, नेपाल एंड भूटान टू विच द सर्विस वॉज अवेलेबल इज टेम्पररी अंडर सस्पेंशन। तो अभी फिलहाल ये सर्विस जो है बंद कर दी गई है। बर्मा, नेपाल और भूटान के लिए तो ये सर्विस थी, लेकिन अभी ये बंद कर दी है, सस्पेंडेड है, टेम्पररी। मनी ऑर्डर कैन बी सेंड टू, तो नीचे 4 देश दिए, उनमें से किस कंट्री के लिए मनी ऑर्डर भेजी जा सकती है। तो हमने देखा नेपाल के लिए मनी ऑर्डर भेजी जा सकती है, लेकिन 3 कंट्री के लिए सर्विस अवेलेबल थी, बर्मा, नेपाल और भूटान, लेकिन टेम्पररीली सस्पेंडेड है। फॉर भूटान, बर्मा एंड नेपाल विच टाइप ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म्स शुड बी इशूड। तो ऑर्डिनरी इनलैंड मनी ऑर्डर के फॉर्म ही इशू किए जाते हैं बर्मा, नेपाल और भूटान के लिए। उसके बाद में 75th क्वेश्चन, द ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर फॉर्म। इसके बाद में यहाँ पर रहेगा MO8, ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर फॉर्म का नंबर रहेगा MO8। उसके बाद में कहा गया शुड बी यूज्ड इन मनी ऑर्डर फॉर भूटान, बर्मा एंड नेपाल। तो भूटान, नेपाल और बर्मा के लिए ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर फॉर्म यूज़ किया जाता है, जो कि है MO8। उसके बाद में कहा गया है स्पेशल मनी ऑर्डर फॉर्म MO7, स्पेशल मनी ऑर्डर फॉर्म MO7 एंड MO9 which are obtainable from the post office should be used in case of money order expressed in। तो पहला है स्टर्लिंग और दूसरा है पहला है रुपीज़ और दूसरा है स्टर्लिंग। तो यहाँ पर क्या गया है उसकी डिटेल देख लीजिए। 4 प्रकार के फॉर्म है यहाँ पर, MO7, 8, 9। तो पहला है MO8 मतलब ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर फॉर्म, यानी जो इनलैंड मनी ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसी को हम भूटान, बर्मा और नेपाल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, MO8 को। उसके बाद में 2 अलग फॉर्म आते हैं, MO7 और MO9। तो MO7 फॉरेन मनी ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है और MO9 भी फॉरेन मनी ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। तो MO7 फॉरेन मनी ऑर्डर के लिए कब यूज़ किया जाएगा, जब अमाउंट है वो रुपीज़ में रहेगी। और MO9 फॉरेन मनी ऑर्डर के लिए कब यूज़ किया जाएगा, जो अमाउंट है वो स्टर्लिंग में यूज़ किया जाएगी। तो इस तरह याद रखना, MO7 अगर है तो रुपीज़ में अमाउंट होंगी, MO9 अगर है तो स्टर्लिंग में, और MO8 जो है वो ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन एडवाइस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन मनी ऑर्डर। तो फॉरेन मनी ऑर्डर के बारे में, फॉरेन मनी ऑर्डर के जो एडवाइस ऑफ पेमेंट है, यानी उसके एक्नॉलेजमेंट जो बोलते हैं, उसके बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिए है, उनमें से सारे के सारे करेक्ट है, पढ़ लेते हम। द रेमिटर ऑफ अ फॉरेन मनी ऑर्डर कैन ऑब्टेन एन एडवाइस ऑफ पेमेंट ऑन पेमेंट द फी इन एडिशन टू द कमीशन चार्जेबल ऑन द मनी ऑर्डर। तो कमीशन के अलावा अगर एक्स्ट्रा फी वो पेड करता है तो उसे एडवाइस ऑफ पेमेंट यानी एक्नॉलेजमेंट भी मनी ऑर्डर की मिल सकती है। इन केस ऑफ मनी ऑर्डर टू बर्मा, पेज एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंड टू द रेमिटर ओनली व्हेन द रेमिटर पेज फी फॉर द एडवाइस ऑफ पेमेंट। तो बर्मा के लिए अगर मनी ऑर्डर भेजिए तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है रेमिटर को तब मिलेगी जब वो एडवाइस ऑफ पेमेंट पे करेगा। उसके बाद में तीसरा कहा गया है, व्हेन द रेमिटर who does not pay fee for advice of payment desire to have an inquiry regarding the disposal of money order will be entitled for this service on payment of same fee as chargeable for advice of payment। तो अगर किसी ने पहले से एडवाइस ऑफ पेमेंट की फीस पेड नहीं की है और उसे बाद में इंक्वायरी करनी है कि उसकी मनी ऑर्डर पहुंची है या नहीं, मतलब उसे एक तरह से एडवाइस ऑफ पेमेंट ही चाहिए, तो फिर उसे फिर से फीस पेड करनी होगी एडवाइस ऑफ पेमेंट की, क्योंकि उसने पहले फीस पेमेंट नहीं की थी। उसके बाद में D नंबर, एट द टाइम ऑफ बुकिंग द रेमिटर हैज़ टू पे द फी फॉर एडवाइस ऑफ पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेज स्टैम्प टू बी अफिक्स्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द मनी ऑर्डर फॉर्म। तो बुकिंग के वक्त अगर कस्टमर को, रेमिटर को, यानी जो पैसा भेज रहा है उसे एडवाइस ऑफ पेमेंट की फ़ी पेड करनी है तो उसे पोस्टेज स्टैम्प के रूप में वो पेड करनी होंगी, और वो मनी ऑर्डर के ऊपर लगाना पड़ेगा स्टैम्प जहाँ पर उसके लिए जगह दी गई है। और ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट 77 नंबर, हु कैन इशू द मनी ऑर्डर फॉर सस्पेंशन ऑफ इशू ऑफ द मनी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस और ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो ये डायरेक्टर जनरल की पावर रहेंगी कि सस्पेंशन ऑफ इशू ऑफ मनी ऑर्डर, यानी मनी ऑर्डर बुकिंग करने का काम बंद करना है किसी पोस्ट ऑफिस में, तो ये कौन कर सकते हैं, डायरेक्टर जनरल। हु कैन इशू द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन का ऑर्डर कौन इशू करेंगे, डायरेक्टर जनरल। किसका सस्पेंशन, मनी ऑर्डर इशू बुकिंग का, मनी ऑर्डर बुकिंग का सस्पेंशन इन पर रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस और ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो कोई पोस्ट ऑफिस में अगर मनी ऑर्डर बुकिंग का काम बंद करना है, सस्पेंड करना है, तो ये काम कौन करे, इसके ऑर्डर कौन देगा, डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एयरमेल
मनी ऑर्डर में बी इशूड फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस इन इंडिया फॉर पेमेंट इन कंट्री एंड प्लेसेस। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी रहेंगी। कौन से सर्कमस्टेंसेस रहेंगे जहाँ पर एयरमेल मनी ऑर्डर यानी जो बाय एयर भेजे जाएंगे मनी ऑर्डर ऐसे इशू किए जाएंगे किसी पोस्ट ऑफिस से किसी कंट्री में। तो ये ए में दिया गया है फॉर विच डायरेक्ट मनी ऑर्डर सर्विस इज अवेलेबल, जिसके लिए डायरेक्ट मनी ऑर्डर सर्विस अवेलेबल है उसको, और दूसरा एयरमेल सर्विस इज अवेलेबल जहाँ पर एयरमेल सर्विस अवेलेबल। तो एयरमेल मनी ऑर्डर भेजने के लिए एक तो डायरेक्ट मनी ऑर्डर सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए और एयरमेल मनी ऑर्डर सर्विस एयरमेल सर्विस भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन 2013 में आया था एलजीओ में। इन व्हाट शेप द एयरमेल फी शुड बी पेड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मनी ऑर्डर बाय एयर। तो ट्रांसमिशन ऑफ मनी ऑर्डर के लिए एयरमेल फी किस शेप में पे की जाएगी, तो इन द शेप ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प के रूप में एयरमेल फी पेड की जाएगी अगर फॉरेन में मनी ऑर्डर बाय एयर से भेजनी है तो। इसके बाद फॉरेन के वीपी और सीओडी के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सीओडी पार्सल इन फॉरेन पार्सल कैटेगरी। सीओडी का फुल फॉर्म रहेगा फॉरेन के लिए कैश ऑन डिलीवरी, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, कैश ऑन डिलीवरी पार्सल सीओडी के मतलब है कैश ऑन डिलीवरी। ऑल फॉरेन वीपी लेटर पोस्ट आइटम एंड वीपी एंड सीओडी पार्सल शुड नॉट कंटेन। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए वीपी में या सीओडी में। कौन सी, कूपन, टिकट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, कूपन, टिकट और सर्टिफिकेट वीपी में नहीं होने चाहिए और सीओडी पार्सल में भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद में 82 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द अमाउंट्स टू बी कलेक्टेड इन केस ऑफ वीपी लेटर एंड पार्सल रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया। अगर फॉरेन से कोई वीपी लेटर या वीपी पार्सल पेमेंट के लिए इंडिया में आता है तो कौन कौन सी अमाउंट कस्टमर से ली जाएगी। तो पहला है अमाउंट स्पेसिफाइड टू बी रेमिटेड टू द सेंडर। तो सेंडर यानी जिसने वो वीपी भेजे उसका जितना पैसा हमें वापस भेजना है उतनी अमाउंट लेनी पड़ेगी। उसके बाद में दूसरी है डिलीवरी फ़ी लेनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरा है इंश्योरेंस फ़ी रहेगी। उसके बाद चौथा है द एडिशनल फ़ी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस टू द सेंडर। और एडिशनल फ़ी अगर कुछ कैलकुलेट की गई है, एडिशनल फ़ी अगर कुछ कैलकुलेट की गई है जितनी अमाउंट्स रेमिटर ने भेजी है उसके ऊपर, तो वो भी हमें कलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो 4 प्रकार की फ़ी है, 4 एडिशनल फ़ी भी है उसमें। पहली है वीपी की जितनी अमाउंट भेजनी है कस्टमर को उतनी, दूसरी डिलीवरी फ़ी, उसके बाद इंश्योरेंस फ़ी और कोई एडिशनल फ़ी अगर होगी जो रेमिटर ने अमाउंट भेजी उसके ऊपर चार्ज करनी है वो भी। तो ये सारी चीज़ें भेजनी है। आंसर है ऑल दी अबव। ये भी क्वेश्चन एलजीओ एग्जाम में आया था। द सम ऑफ अमाउंट ड्यू विच इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द एड्रेसी ऑन द आर्टिकल इज रेमिटेड टू सेंडर बाय मीन्स ऑफ। तो ये मनी ऑर्डर, इसका आंसर रहेगा मनी ऑर्डर। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ अमाउंट ड्यू विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द एड्रेसी ऑफ द आर्टिकल इज रेमिटेड टू सेंडर बाय मीन्स ऑफ। तो एड्रेसी से अगर कोई अमाउंट ड्यू है जो रिकवर करनी है हमें और उसे वापस भेजना है तो कैसे भेजेंगे, मनी ऑर्डर से। मतलब वीपी, अगर वीपी हमने भेजी किसी कस्टमर को फॉरेन से, अगर वीपी आई अपने इंडिया में तो उससे हमें अमाउंट लेनी पड़ेगी वीपी डिलीवर करने के बाद, और वो जो अमाउंट है हम सेंडर को यानी जिसने वीपी भेजी थी उसको वापस भेजना पड़ेगा। तो हम कैसे भेजेंगे, मनी ऑर्डर से। वीपी की अमाउंट मनी ऑर्डर से ही भेजते हैं, ये सिंपल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टम कंट्रोल के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है नेचर ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय कस्टम्स। ऑल postal article posted in India for places beyond the limit of India or originating at places beyond the limits of India destined to, तीसरा है places in India are subject to control of Indian customs authorities। तो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है इस क्वेश्चन का, 4 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दिए हैं। पहला है नेचर ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय कस्टम, यानी कस्टम का कंट्रोल कहाँ कहाँ रहता है। तो सारे पोस्ट ऑफिस, सारे पोस्टल आर्टिकल्स, जितने भी पोस्टल आर्टिकल है जो इंडिया में पोस्ट हुए, इंडिया में जिसकी बुकिंग हुई है ऐसा मान लो, लेकिन कहाँ के लिए, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर के लिए, इंडिया की जहाँ तक लिमिट है उसके बाहर के लिए अगर जितने भी पोस्टल आर्टिकल पोस्ट हुए हैं इंडिया में, लेकिन किसके लिए, इंडिया की लिमिट के बाहर के लिए, और या फिर ओरिजिनेटिंग एट प्लेसेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, ऐसी जगह पे जो इंडिया की लिमिट के बाहर है, जो ओरिजिनेट जिनका इंडिया की लिमिट के बाहर होता है, डेस्टिन टू प्लेसेस इन इंडिया आर सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ। ये ऐसे सारे चीज़ें जो इंडिया के लिमिट के बाहर है वो सारी किसके कंट्रोल में रहेंगे, कस्टम्स अथॉरिटी, इंडियन कस्टम्स अथॉरिटी के कंट्रोल में रहेंगे। तो ये पीओ गाइड 2 के क्वेश्चन है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कस्टम चेक इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर।
दोनों कैटेगरी, एक इनकमिंग फॉरेन मेल और आउटगोइंग फॉरेन मेल के लिए कस्टम चेक होता है। कस्टम चेक किस किस के लिए होता है? ये तो फॉरेन से आने वाली मेल के लिए या फॉरेन बाहर जाने वाली मेल के लिए कस्टम चेक होता है। उसके बाद में वेयर द कंट्रोल लीड्स टू डिटेंशन ऑफ पोस्टल आर्टिकल इज ओपनिंग फॉर एग्जामिनेशन, द इम्पोजिशन ऑफ द ड्यूटी or the production of the documents by the sender or the addressee, the function are carried out only in selected places called। तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस के जहाँ पर पोस्टल आर्टिकल जिसके ऊपर इंक्वायरी वगैरह है, ऐसे पोस्टल आर्टिकल को ओपन किया जाता है और उन्हें एग्जामिन किया जाता है। उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है और डॉक्यूमेंट्स देने और कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस मांगे जाते हैं सेंडर से या एड्रेसी से। तो ये सारे काम कहाँ पर चलते हैं? फॉरेन पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन, द कस्टम कंट्रोल इज प्राइमरीली एक्सरसाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट। या तो एंट्री यानी जहाँ से आर्टिकल आता है उस पॉइंट पे काम करेंगे कंट्रोल, कस्टम कंट्रोल, या एग्जिट के पॉइंट पे फ्रॉम द कंट्री, जिस कंट्री से है वो पे, या तो एंट्री पॉइंट पे या एग्जिट पॉइंट पे वो कंट्रोल करेंगे कस्टम वाले। उसके बाद में हाउएवर वेयर द कंट्रोल लीड्स टू डिटेंशन ऑफ पोस्टल आर्टिकल, अगर मान लो किसी केस में पोस्टल आर्टिकल को डिटेन करना है यानी वहाँ पर पेंडिंग रखना है, इट्स ओपनिंग फॉर एग्जामिनेशन, द इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी और द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द सेंडर और द एड्रेसी, दिस फंक्शन कैरिड आउट बाय द सिलेक्टेड प्लेसेस कॉल्ड फॉरेन पोस्ट ऑफिस और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। तो कस्टम का काम कहाँ पर चलता है? या किसी कंट्री में है तो उसके एंट्री में, यानी बाहर से अगर आर्टिकल आते हैं तो एंट्री पॉइंट पे ही कस्टम वाले काम कर लेते हैं, या फिर एग्जिट में अगर बाहर जा रहा है तो उसके एग्जिट टाइम। लेकिन कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है जिसके कारण पोस्टल आर्टिकल को डिटेन करके रखना पड़ता है और इसी के अलावा कुछ और काम भी किए जाते हैं, यानी उसका ओपन करना आर्टिकल को, उसको एग्जामिन करना, उसके बाद में उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाना और जो सेंडर है या जो रिसीवर है एड्रेसी है उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाना। ये सारी काम में ये चीज़ें कुछ पोस्ट ऑफिस कुछ जगह पे किए जाते हैं जिनको कहा जाता है या तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहेंगे या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहेंगे उनको। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन, द ऑफिसर्स एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल एंड कैरिड आउट द रिलेटेड फंक्शंस बिलोंग टू द, तो ये रहेंगे डी है इसका आंसर पहला, कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट। उसके बाद में द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेरिली प्रेजेंट द पोस्टल आर्टिकल फॉर देयर एग्जामिनेशन एंड कैरिड आउट the directives of the custom department regarding their detention, onward transmission, return to origin और collection of custom duty। तो यहाँ पर कहा गया ऐसे ऑफिसर्स कुछ रहते हैं जो कस्टम डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं उनके काम, कस्टम डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो कस्टम्स से रिलेटेड काम को कंट्रोल करेंगे। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल प्रेजेंट उनके सामने करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, चेकिंग करने के लिए, और इसके अलावा उनके जो भी डायरेक्टिव्स है उन्होंने जो भी निर्देश दिए हैं वो सारे कस्टम डिपार्टमेंट के जो भी निर्देश रहेंगे, जैसे कि उस आर्टिकल को डिटेन करके रखना यानी वहाँ पर जमा करके रखना, या आगे भेजना, या रिटर्न टू ओरिजिन यानी जहाँ से आया है, जिस कंट्री से आया उस कंट्री को वापस भेजना, या फिर कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करना कस्टमर से। ये सारे काम पोस्ट ऑफिस करेगा, लेकिन किसके डायरेक्टिव्स पे? कस्टम्स वालों के डायरेक्टिव्स पे। सिर्फ पोस्ट ऑफिस इतना ही काम करेगा। फिर से एक बार देखते हैं, तो कस्टम ऑफिसर जो है वो कस्टम डिपार्टमेंट में कंट्रोल करेंगे पोस्ट ऑफिस के जितने भी आर्टिकल है उनको, डिपार्टमेंट ऑफ सिर्फ उनको उस आर्टिकल को उन कस्टम वालों के सामने प्रेजेंट करेंगे, कस्टम वाले उसे एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद में वो जैसे डायरेक्शन देंगे या तो उस आर्टिकल को डिटेन करके रखेंगे या आगे भेजेंगे या फिर रिटर्न टू ओरिजिन कंट्री करेंगे या फिर उससे कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करेंगे। तो ये सारे चीज़ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट करेगा उसके डायरेक्शन पे, किसके? कस्टम ऑफिसर के। 89 क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ए आंसर इसका भी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी डिसीजन टेकन बाय द कस्टम डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर कहा गया कस्टम डिपार्टमेंट अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जिम्मेदार नहीं रहेगा। उसके बाद में ऑल कम्युनिकेशन कंसर्निंग कस्टम ड्यूटी लेविड एंड अदर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टल आर्टिकल अराइजिंग आउट ऑफ द फंक्शन ऑफ द कस्टम डिपार्टमेंट शुड बी एड्रेस टू द कस्टम अथॉरिटीज, पोस्टल अप्रेजर और प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर
who have their offices in the foreign post office or sub foreign post office where the article have been assessed to duty or subjected to any treatment by the customer। तो सारे भी जो कम्युनिकेशंस है कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड जो भी लगाई है या पोस्टल आर्टिकल को जिस तरह से ट्रीट किया गया है, तो वो सारे कहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट में एड्रेस किए जाएंगे, कस्टम डिपार्टमेंट वालों को बताया देना पड़ेगा या कस्टम अथॉरिटी को, और या फिर उसमें पोस्टल अप्रेजर रहेंगे या दूसरा प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर, और जिनका ऑफिस कहाँ पर रहेगा, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में या फिर सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगाने का काम चलता है, या फिर सब्जेक्ट टू द ट्रीटमेंट बाय द कस्टम्स। कस्टम किस प्रकार ट्रीटमेंट देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर से एक बार देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा किसके लिए, कोई किसी भी कुछ भी परिणाम अगर होते हैं कस्टम्स के कारण, कस्टम डिपार्टमेंट के कारण आर्टिकल को कुछ नुकसान होता है या कुछ भी परिणाम होते हैं या उनके जो डिसीजन है उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। सारे जो कम्युनिकेशंस है कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड वो कस्टम्स अथॉरिटी, कस्टम डिपार्टमेंट को ही कम्युनिकेट किए जाएंगे, उनको ही बताना पड़ेगा। कस्टम आर्टिकल का जो भी ट्रीटमेंट है या जो भी कस्टम ड्यूटी लगा है उसके लिए कस्टम डिपार्टमेंट को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो एड्रेस किसको दिया जाएगा, कस्टम अथॉरिटी को, जहाँ पर रहेंगे एक तो पोस्टल अप्रेजर और प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर। उनको ये डिटेल, उनको ये एड्रेस करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। और इनका ऑफिस कहाँ पर रहेगा, कस्टम ऑफिस का, कस्टम ऑफिसर का, अथॉरिटी का, या पोस्टल अप्रेजर का या प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर का ऑफिस रहेगा फॉरेन पोस्ट ऑफिस में या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर आर्टिकल एड्रेस किया गया है। एसेस टू ड्यूटी, जहाँ पर आर्टिकल के ऊपर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, या सब्जेक्ट टू एनी ट्रीटमेंट बाय द कस्टम, कस्टम ने जो भी कुछ ट्रीटमेंट दिया है उस आर्टिकल के लिए। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले लंबे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, आउटवर्ड आर्टिकल शुड बी अकम्पनाइड बाय, आउटवर्ड जो फॉरेन में भेजते हैं, बाहर भेज रहे हैं, उसके साथ में क्या लगाना होना चाहिए, कस्टम डिक्लेरेशन एंड अदर सच फॉर्म्स सच एज द पीपी फॉर्म, पीपी फॉर्म भी लगा सकते हैं, द एब्सेंस ऑफ सच फॉर्म और इनकम्प्लीट पर्टिकुलर इन देम लीड टू द डिटेंशन ऑफ सच आर्टिकल एट एक्सचेंज ऑफिस और इवन देयर रिटर्न टू द सेंडर। तो जो भी फॉरेन में हम आर्टिकल भेजेंगे उसके साथ में कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, साथ में पीपी फॉर्म भी होना चाहिए। अगर ये फॉर्म नहीं होते हैं तो ऐसे केस में, या फिर अगर उसके ऊपर इनकम्प्लीट पर्टिकुलर लिखा है यानी डिटेल नहीं दी गई है पूरी क्या भेज रहे उसकी, तो ऐसे केस में वो आर्टिकल को डिटेन किया जाएगा यानी पेंडिंग रखा जा सकता है एक्सचेंज ऑफिस में, या फिर उसे रिटर्न टू सेंडर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन, आर्टिकल लायबल फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी आर डिटेन्ड इन द आउटवर्ड, इसका भी आंसर सी है, आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसे आर्टिकल जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी है लगानी चाहिए उनको आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में रखा जाएगा। एंड सेंडर्स आर इन्फॉर्म्ड बाय द कस्टम अथॉरिटी डायरेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी, और जो सेंडर है जिसने आर्टिकल भेजा है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगनी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगनी है, उसको डायरेक्टली इन्फॉर्म किया जाएगा कस्टम ऑफिसर द्वारा। कस्टम ऑफिसर उनको बताएंगे कि ड्यूटी यानी चार्ज भरना है, पेमेंट करना है। उसके बाद सेकंड, द पोस्ट ऑफिस डज नॉट अंडरटेक टू कलेक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी विच हैज़ टू बी पेड बाय द सेंडर एज डायरेक्टेड बाय द कस्टम अथॉरिटी। तो ये जो कस्टम ड्यूटी है वो पोस्ट ऑफिस डज नॉट अंडरटेक टू कलेक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो अंडरटेक नहीं करेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए, विच हैज़ टू बी पेड बाय द सेंडर एज डायरेक्टेड बाय द कस्टम अथॉरिटी। वो कस्टम अथॉरिटी ने जिस तरह से बताया उस तरह से सेंडर को यानी जिसने आर्टिकल भेजा उसे पेमेंट करना ही होगा। द आर्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड ऑनवर्ड व्हेन द कस्टम अथॉरिटीज गिव देयर क्लियरेंस फॉर द सेम। तो आर्टिकल को आगे तभी भेजा जाएगा जब कस्टम अथॉरिटी, कस्टम वाले जो है उस आर्टिकल के लिए क्लियरेंस देंगे। फिर से एक बार देखते हैं, जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी ड्यू है वो डिटेन किए जाएंगे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में कस्टम अथॉरिटी द्वारा, और जब तक और उसका कस्टमर को एक लेटर भेजेंगे कस्टम अथॉरिटी वाले, किसके लिए, पेमेंट ऑफ ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को पेमेंट करने के लिए।
पोस्ट ऑफिस में इसमें कोई भी अंडरटेकिंग नहीं रहेंगी कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी नहीं, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है। पोस्ट ऑफिस डज नॉट अंडरटेक टू कलेक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी विच हैज़ टू बी पेड बाय द सेंडर, जो सेंडर को ही भेजना है। एक्सपोर्ट ड्यूटी सेंडर को ही पेड करना है। किस कस्टम अथॉरिटी ने जिस तरह से बताया उस तरह से एक्सपोर्ट ड्यूटी सेंडर को ही भेजना देना है। द आर्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड ऑनवर्ड, आर्टिकल को आगे तभी भेजा जाएगा जब कस्टम अथॉरिटी उसे क्लियरेंस देगी तब। तो आंसर था सी। नेक्स्ट, ऑल आर्टिकल सब्जेक्ट टू कस्टम ट्रीटमेंट आर गिवन a new serial number at the foreign post office proceeded by a letter or letters of the alphabet which stand for the name of foreign post office। तो सारे भी जो आर्टिकल है कस्टम ट्रीटमेंट के उनको नया सीरियल नंबर दिया जाएगा फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, और उस सीरियल नंबर के आगे में एक लेटर रहेगा या एक से ज़्यादा भी लेटर्स रह सकते, अल्फ़ाबेट्स भी रह सकते, विच जिसका जो किसको डिनोट करेगा, विच स्टैंड फॉर द नेम ऑफ फॉरेन पोस्ट ऑफिस, जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस को डिनोट करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, इन ऑल करस्पॉन्डेंस कंसर्निंग सच आर्टिकल दिस सीरियल नंबर शुड बी कोटेड इन एडिशन टू द रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी असाइंड बाय द ऑफिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑफिस ऑफ ओरिजिन में जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है उसको, इसके अलावा जो कस्टम ऑफिस ने जो सीरियल नंबर दिया है उसको भी कोट करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा सारे कम्युनिकेशन के वक्त। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है कि सारे आर्टिकल सब्जेक्ट टू कस्टम ट्रीटमेंट उनको एक नया सीरियल नंबर दिया जाएगा फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, जिसके आगे लेटर्स होंगे अल्फ़ाबेट्स के या फिर लेटर्स होंगे, एक से ज़्यादा लेटर भी रह सकते। और जब भी कम्युनिकेशन होगा इस आर्टिकल के बारे में तो वो जो सीरियल नंबर दिया है फॉरेन पोस्ट ऑफिस ने उसे मेंशन करना पड़ेगा। जहाँ से बुकिंग किया है वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है उसे भी मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट 93rd क्वेश्चन, द एड्रेस सी ऑफ इनवर्ड आर्टिकल शुड पे द कस्टम ड्यूटी। तो इनवर्ड आर्टिकल का जो एड्रेस है जिसके नाम से फॉरेन से आर्टिकल है उसने कस्टम ड्यूटी पे करना जरूरी है। एंड अदर ड्यूज ऑन द आर्टिकल बिफोर टेकिंग डिलीवरी ऑफ इट, डिलीवरी लेने से पहले उसे कस्टम ड्यूटी देना जरूरी है। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट पेज ऑफ द कस्टम डिपार्टमेंट द ड्यूटी assessed even before the delivery of the article to the addressee, and under the provisions of the Indian Post Office Act, such duty is recoverable from the addressee as if it were postage due, and refusal to pay the charges would attract the provisions of clause 50 of the पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो यहाँ पर सिंपल सा स्टेटमेंट है कि कस्टम ड्यूटी जो भी है बाहर से आई हुई आर्टिकल के ऊपर लगी हुई वो जिसके नाम से आया उसे देना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि पोस्ट ऑफिस एंड PNT पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट कस्टम्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट को कस्टम ड्यूटी जो उन्होंने लगाई है वो पहले से ही पे कर देते हैं, डिलीवरी के पहले ही पे करते हैं, बिफोर द डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल। एड्रेसी को आर्टिकल मिलने से पहले ही पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट कस्टम डिपार्टमेंट को कस्टम ड्यूटी पे कर देते हैं। और अगर कोई रिफ्यूज़ करता है कस्टम ड्यूटी डिलीवरी करने से तो उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 क्लॉज 50 के हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट 94th question, if the addressee of an inward foreign article is aggrieved at the amount of duty assessed, he should apply in writing to the delivery post office concerned to return the article to the custom authority for reassessment, stating specifically the grounds for reassessment
he should simultaneously take up the matter with the postal appraiser concerned, explaining the grounds for reassessment and producing the necessary document in support of his claim. तो अगर कस्टम ड्यूटी लगाई है इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल के ऊपर, यानी बाहर से फॉरेन से एक पार्सल आया, उसके ऊपर कस्टम्स वाले ने कस्टम ड्यूटी लगाई है, लेकिन जो कस्टमर है जिसके नाम से आर्टिकल आया वो कस्टम ड्यूटी देने को उतनी तैयार नहीं है, वो बोल रहा है कि इतनी ड्यूटी इतनी कस्टम की अमाउंट नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे केस में वो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को एक लेटर लिखेगा और वो आर्टिकल कस्टम अथॉरिटी को वापस करने के लिए लिखेगा उसमें, और उसके साथ में उसमें ये भी लिखेगा कि कस्टम ड्यूटी जो है वो रीअसेसमेंट के लिए भेजी जाए, यानी जो पहले अमाउंट लगाई थी उससे कम लगाई जाए अमाउंट, या रीअसेसमेंट किया जाए बोल देंगे उसको। उसके बाद में रीअसेसमेंट के लिए क्या रीज़न है वो भी उसे बताना होगा वहाँ पर। इसके साथ में ही वो साइमल्टेनियसली ये मैटर पोस्टल अप्रेजर को भी एक्सप्लेन कर सकता है और उसमें ग्राउंड्स बता सकता है जिसके कारण उसे रीअसेसमेंट करना है। इसके साथ में वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकता है उसके क्लेम के लिए। तो ये थे फॉरेन पोस्ट। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन, कंप्लेंट्स अबाउट द असेसमेंट ऑफ ड्यूटी are dealt with only by the custom authorities. The principal postal appraiser and postal appraisers are officers of the custom department and references received from them should be treated as emanating from the custom department. तो कंप्लेंट जो भी रहेंगी असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जितनी भी लगाई है उसके बारे में जो कंप्लेंट रहेंगी वो कस्टम अथॉरिटी ही डील करेंगी। कस्टम ड्यूटी से के असेसमेंट से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट रहेंगी वो कस्टम अथॉरिटी डील करेंगी। और उसके बाद में द प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर एंड पोस्टल अप्रेजर, ये जो दो लोग हैं प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर और पोस्टल अप्रेजर, ये ऑफिसर रहेंगे कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर रहेंगे। एंड उनके तरफ से जो भी रेफरेंस मिले होंगे उनको ही ट्रीट किया जाएगा एमिनेटिंग फ्रॉम द कस्टम डिपार्टमेंट। तो कस्टम डिपार्टमेंट से रेफरेंस आए हैं इसी तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन, प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर एंड पोस्टल अप्रेजर आर ऑफिसर्स हु डील विद द कंप्लेंट्स अबाउट द असेसमेंट ऑफ ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल दे बिलोंग टू। तो डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम से रिलेटेड है ये दोनों। कौन कौन? प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर और पोस्टल अप्रेजर, ये डील करते हैं कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड कंप्लेंट्स को, और ये दोनों कस्टम्स डिपार्टमेंट से है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन, द फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड ऑल हेड पोस्ट ऑफिस and all head office are authorized to issue receipt for customs duty paid if required by the addressee। तो रिसिप्ट पेड करने के लिए अथॉरिटी किसको है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस को और हेड पोस्ट ऑफिस को। द एड्रेसी शुड अप्लाई फॉर सच रिसिट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और इमीडिएटली देयर आफ्टर एंड नॉट लेटर देन 10 days प्रोड्यूसिंग द रैपर ऑफ द आर्टिकल। तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट है 10 दिन का। अगर किसी कस्टमर को कस्टम ड्यूटी जो उसने पेड की उसकी रिसिप्ट चाहिए तो वो मिलेगी फॉरेन पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस से। उसे तुरंत अप्लाई करना है जैसे ही डिलीवरी होती है या कुछ दिनों बाद, लेकिन 10 दिनों के बाद नहीं, मैक्सिमम टाइम है 10 दिन। इसके साथ में उसे रैपर भी देना है आर्टिकल का, जो आर्टिकल है उसका रैपर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। If the article is delivered through a sub post office, the application will be sent to concerned head post office, which will issue the receipt through the sub post office। तो अगर कोई आर्टिकल सब पोस्ट ऑफिस में डिलीवर हुआ तो उस कस्टमर को अगर रिसीट चाहिए जो पैसे उसने पेड किया कस्टम ड्यूटी के, तो एक एप्लीकेशन करेगा सब पोस्ट ऑफिस में जो आगे भेजी जाएगी हेड पोस्ट ऑफिस, और उस हेड पोस्ट ऑफिस से उसकी रिसीट इशू होंगी थ्रू सब ऑफिस के थ्रू वो हेड ऑफिस इशू उस कस्टमर को देगा। तो ये था उसका आंसर। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन, विच ऑफिसेज आर ऑथराइज टू इशू रिसिप्ट फॉर कस्टम ड्यूटी पेड इफ। तो कौन से ऑफिस इशू करते हैं? पहला है फॉरेन पोस्ट ऑफिस, दूसरा है हेड पोस्ट ऑफिस, ये दोनों करेक्ट है, ओनली ए एंड बी। उसके बाद में 99 लास्ट, कस्टम क्लियरेंस फी विल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ। तो डिलीवरी के वक्त ही कस्टम क्लियरेंस फी पेड की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रोहिबिटेड आर्टिकल के क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ऑफ पीओ गाइड टू डीलिंग विथ प्रोहिबिशन ऑफ एंड रिस्ट्रिक्शन। कौन सा सेक्शन पीओ गाइड 2 का प्रोहिबिशन से और रिस्ट्रिक्शन से रिलेट करता है? तो ये सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, व्हाट आर द प्रोहिबिशन अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट? इंटरनेशनल एग्रीमेंट के कारण कौन कौन से प्रोहिबिशंस आते हैं? तो ये सारे के सारे आते हैं। पहला है प्रोहिबिशंस दोज अराइजिंग आउट ऑफ नेचर ऑफ कैटेगरी ऑफ आइटम। किस प्रकार का आइटम है उसके ऊपर भी प्रोहिबिशन रहते हैं, यानी इंडिया में कुछ प्रकार के आइटम अलाउड है, बाहर कंट्री में अलाउड नहीं है। दूसरा है प्रोहिबिशंस ऑफ अ जनरल नेचर इंटेंडेड टू इंश्योर सेफ्टी एंड टू प्रोटेक्ट पोस्टल स्टाफ इक्विपमेंट एंड अदर पोस्टल आर्टिकल। तो जनरल नेचर इंटेंडेड जिसके कारण सेफ्टी को अगर कुछ आर्टिकल नुकसान पहुंचाते हैं तो ऐसे आर्टिकल भी जो प्रोहिबिटेड लिस्ट में आते हैं। और नुकसान किसे पहुंचाएंगे ये तो पोस्टल स्टॉप को या बाकी इक्विपमेंट को या बाकी के पोस्टल आर्टिकल को। तीसरा है सर्टल जनरल प्रोहिबिशन हैविंग ब्रॉड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सामाजिक अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहती है उसमें तो ऐसे आर्टिकल को भी नहीं भेजा जाएगा, वो भी प्रोहिबिटेड लिस्ट में आएंगे। तो ये भी ऑल दी अबव आएंगे। नेक्स्ट 102, it is prohibited to include in all types of foreign postal article of letter post or and parcel post articles which by their nature of their packing may expose officials to danger or soil damage other postal articles or which may damage postal equipment. This includes sharp instrument not properly protected। तो कुछ प्रोहिबिटेड आर्टिकल रहते, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू इंक्लूड इन ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल ऑफ लेटर पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट आर्टिकल। तो कुछ आर्टिकल प्रोहिबिटेड रहेंगे फॉरेन पोस्ट आर्टिकल में, इसमें कुछ लेटर पोस्ट भी आएंगे और पार्सल पोस्ट भी आएंगे। तो कौन सा आएगा? पहला बाय नेचर ऑफ देयर पैकिंग के कारण, जिस तरह से उसकी पैकिंग की है उसके कारण ये प्रोहिबिटेड में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैकिंग के कारण में एक्सपोज ऑफिशियल्स टू डेंजर और सॉइल डैमेज अदर पोस्टल आर्टिकल। तो पोस्टल ऑफिशियल जो है यानी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग जो है उस आर्टिकल के पैकिंग के कारण उनको कुछ खतरा हो सकता है, या बाकी के जो दूसरे पोस्टल आर्टिकल है उनको भी डैमेज पहुंच सकता है, या बाकी के जो पोस्टल इक्विपमेंट है पोस्ट ऑफिस के जो सामान है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें क्या क्या आता है? दिस इंक्लूड शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, यानी धारदार जो चीज़ें हैं, धार जिनको बहुत शार्प इंस्ट्रूमेंट जो है जो बराबर पैक नहीं किए हैं, तो ऐसे आर्टिकल भी प्रोहिबिटेड में आ जाएंगे। 103वां क्वेश्चन, इंक्वायरीज रिगार्डिंग import and export restrictions prevalent in India may be addressed to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi. The export or import of many goods is required to be covered by a valid license and permits issued by a competent authority. तो import और export की जो इंक्वायरी है इंडिया में वो किसे एड्रेस की जाएगी? चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को न्यू दिल्ली को ये इंक्वायरी की जाएंगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में इंडिया में। द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ मेनी गुड्स इज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड बाय अ वैलिड लाइसेंस। तो इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए एक लाइसेंस रहता है, वैलिड लाइसेंस रहता है, और उसका परमिट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करती है। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन, इफ एनी फॉरेन पार्सल इज रिटर्न टू सेंडर फॉर हैविंग कंटेंट प्रोहिबिटेड आर्टिकल, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द सेंडर? तो द चार्ज फॉर कन्वेयंस रिजल्टिंग देयर फ्रॉम आर रिकवरेबल फ्रॉम द सेंडर। तो कोई आर्टिकल जो प्रोहिबिटेड है किसी कंट्री में, वो अगर वापस आता है तो सेंडर की क्या जवाबदारी रहेंगी? उसे जो ट्रैवलिंग का यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो देना पड़ेगा। तो चार्ज फॉर कन्वेयंस रिजल्टिंग फ्रॉम आर रिकवरेबल फ्रॉम द सेंडर, सेंडर से उसे रिकवर करना पड़ेगा उतना चार्ज जो वापस आने के लिए लगा है। लास्ट क्वेश्चन 105,
responsibility of the sender, the acceptance of the article for posting does not absolve the sender of this responsibility. Section 61 of the Post Office Act, a person can be proceeded against contravention of section 19, which prohibits the transmission by the post of anything injurious. तो यहाँ पर कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस में किसी आदमी ने आर्टिकल पोस्ट कर दिया, बुक कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पोस्ट करने से, आर्टिकल पोस्ट करने से ख़त्म नहीं होंगी। सेक्शन 61 में कहा गया है पोस्ट ऑफिस एक्ट के, अ पर्सन कैन बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 90। तो सेक्शन 61 में कहा गया है कि किसी भी आदमी के कारण, आदमी के ऊपर प्रोसीडिंग्स यानी चार्ज लगाए जा सकते हैं, यानी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। किस लिए? कि अगर उसने सेक्शन 19 का उल्लंघन किया है। तो सेक्शन 19 कहता है कि जो भी चीज़ें इंजरियस है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है, ऐसी चीज़ें अगर कोई पोस्ट ऑफिस से ट्रांसमिट करता है तो वो प्रोहिबिटेड आर्टिकल है और उसे नहीं भेजा जा सकता इंजरियस चीज़ें को। ये सेक्शन 19 में बताया गया है। और अगर सेक्शन 19 का उल्लंघन कोई करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 61 के हिसाब से कानूनी प्रोसीडिंग की जा सकती है। तो ये था फॉरेन पोस्ट के कुछ क्वेश्चन। अब इंक्वायरीज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स इन फॉरेन पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर मेल, पार्सल मेल, वीपी आर्टिकल, सीओडी आर्टिकल एंड मनी ऑर्डर। तो इसके लिए 1 साल तक का टाइम लिमिट है इंक्वायरी के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल इन द फॉरेन पोस्ट ऑफिस मस्ट बी सबमिटेड बिफोर लैप्स ऑफ 1 year काउंटिंग फ्रॉम द डे फॉलोइंग द डे विच द आर्टिकल वॉज पोस्टेड। तो कंप्लेंट जो भी रहेंगी किसके लिए, रजिस्टर और पार्सल के लिए, वो फॉरेन पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट के लिए अगर किसी ने रजिस्टर पार्सल बुक किया तो उसकी जो कंप्लेंट है वो 1 साल के अंदर में, बुकिंग करने के 1 साल, जिस दिन पोस्ट किया उसके 1 साल के अंदर कंप्लेंट देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, कंप्लेंट एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल इन फॉरेन पोस्ट ऑफिस शुड बी सबमिटेड आंसर है बिफोर द लैप्स ऑफ 1 year काउंटिंग फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डे ऑन विच द आर्टिकल पोस्टेड। जिस दिन आर्टिकल पोस्ट हुआ था उसके अगले दिन से 1 साल के अंदर में हमें कंप्लेंट बुक करनी है रजिस्टर या लेटर मेल या पार्सल मेल के लिए। नेक्स्ट 109, इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी ऑर्डर द कंप्लेंट शुड बी मेड। तो यहाँ पर आंसर रहेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो जिस दिन मनी ऑर्डर इशू की है उसके 12 महीने के अंदर, यानी सबके लिए 12 महीने की कंप्लीट है ऐसा मान लो, मनी ऑर्डर के लिए, रजिस्टर के लिए और पार्सल के लिए। उसके बाद में 110वां क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्वायरी फी फॉर कंप्लेंट रिगार्डिंग फॉरेन रजिस्टर लेटर विथ एडवाइस ऑफ डिलीवरी। तो कोई इंक्वायरी फी नहीं रहेंगे, आंसर रहेगा बी, नो इंक्वायरी फी इज नेसेसरी। उसके बाद में 111वां क्वेश्चन, इफ द इंक्वायरी रिलेट्स टू 5 फॉरेन आर्टिकल ऑफ द सेम काइंड पोस्टेड इन द at the same time and at the same place by the same sender and address to same addressee, how much the inquiry fee is collected। तो फॉर ओनली 1 आर्टिकल, अगर सेम प्लेस, सेम आदमी ने भेजा है सेम प्लेस के लिए 5 लेटर, तो सिर्फ एक आर्टिकल के लिए जितनी फ़ी लगेंगी उतनी ही फ़ी ली जाएगी। लेकिन इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें एडवाइस ऑफ डिलीवरी उसने ऑलरेडी पेड की थी तो इसलिए उसके कोई फ़ी नहीं लगी थी। लेकिन यहाँ पर एडवाइस ऑफ डिलीवरी नहीं है इसलिए फ़ी लगेगी, लेकिन सिर्फ एक की फ़ी लगेगी क्योंकि एक ही आदमी ने एक ही एड्रेस पे भेजा था, सेम काइंड, एक ही प्रकार के आर्टिकल थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डैमेज टू द कंटेंट्स ऑफ अ पार्सल इज कंप्लेंट ऑफ द, पहला है इसमें पैकिंग मटेरियल एंड कंटेंट शुड बी प्रोड्यूस आफ्टर डिलीवरी इफ द पार्सल वॉज नॉट डिलीवर्ड अंडर इन्वेंट्री, इफ द डिलीवरी इज इफेक्टेड अंडर इन्वेंट्री द पैकिंग मटेरियल एंड रैपर शुड बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ कंप्लेंट ऑफ डिले द रैपर शुड बी प्रोड्यूस।
तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी कंटेंट पार्सल में एक आर्टिकल या भेजा है, कुछ चीज़ें भेजी है, कंटेंट भेजा है और उसको कुछ डैमेज हुआ है, ऐसी कंप्लेंट है, तो आर्टिकल को कंटेंट शुड बी प्रोड्यूस आफ्टर डिलीवरी इफ द पार्सल वॉज नॉट डिलीवर्ड। तो अगर पार्सल डिलीवर नहीं हुआ है तो उसके जो कंटेंट है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसको अंडर इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री उसकी लिस्ट बना के ही डिलीवर करना पड़ेगा अगर कंटेंट को डैमेज की कंप्लेंट है तो। इफ़ द डिलीवरीज अगर डिलीवर नहीं हुआ है तो इन्वेंट्री बना के उसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। और अगर डिलीवर हुआ है आर्टिकल, इफ़ द आर्टिकल इज, इन्वेंट्री का मतलब क्या है वो भी जान लेते हैं। उसके अंदर में जितना भी मटेरियल है, जितना भी कंटेंट है, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और उसके हिसाब से उस आर्टिकल को डिलीवर करेंगे। अगर उस आर्टिकल का डिलीवर नहीं हुआ है और उसके अंदर का जो सामान है वो टूट फूट गया है, ऐसी कंप्लेंट है, तो इन्वेंट्री बना के डिलीवर करेंगे। अगर मान लो आर्टिकल डिलीवर हो चुका है, इफ द डिलीवरी इज इफेक्टेड अंडर इन्वेंट्री द पैकिंग मटेरियल रैपर शुड बी प्रोड्यूस। अगर डिलीवरी हो चुकी है तो इन्वेंट्री अंडर इन्वेंट्री द पैकिंग मटेरियल एंड रैपर, उसके अंदर का जो पैकिंग मटेरियल है और रैपर जो है उसको लाना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर इन केस कंप्लेंट ऑफ डिले, अगर डिले है यानी लेट पहुंचा है आर्टिकल, तो ऐसे केस में रैपर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो तीन चीज़ है, अगर डिलीवरी होने की है और आर्टिकल को कुछ नुकसान हुआ ऐसी कंप्लेंट है तो उसे इन्वेंट्री बना के डिलीवरी करेंगे। अगर डिलीवरी हो चुकी है तो उसका रैपर और उसकी इन्वेंट्री चेक करेंगे उसके हिसाब से पैकिंग मटेरियल। और अगर डिले लेट आर्टिकल पहुंचा है उसकी कंप्लेंट है तो सिर्फ रैपर को लाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है। इसके बाद में सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन भी आते हैं। टोटल 11 सेक्शंस है। पहला है जनरल पीओ गाइड 2 में, दूसरा है जनरल रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन द लेटर पोस्ट, तीसरा है कंडीशन रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स। तो सेक्शन 3 है कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम, 4 है कंडीशन रिलेटिंग टू वेरियस सर्विस इन लेटर पोस्ट, और उसके बाद में 5th है पार्सल पोस्ट, 6th है मनी ऑर्डर, 7th है ब्रिटिश एंड आयरिश पोस्टल ऑर्डर, 8th है विपी एंड सीओडी सर्विसेज, 9th है कस्टम कंट्रोल, 10 है प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन और 11 है इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट। तो ये 11 सेक्शन है पीओ गाइड 2 में। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस के पिन कोड भी देख लेते हैं क्योंकि इसका भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द पिन कोड ऑफ कोलकाता जीपीओ? कोलकाता जीपीओ का पिन कोड है 7/6/01 7/4/01 7000001। उसके बाद में अहमदाबाद जीपीओ का पिन कोड है 380001, अम्बाला जीपीओ का है 133001, अन्ना रोड जीपीओ का है 600002, बैंगलोर जीपीओ का है 56000001, भोपाल जीपीओ का 462001, भुवनेश्वर जीपीओ का 751001, चंडीगढ़ जीपीओ का 160017, चेन्नई जीपीओ का 600001, देहरादून जीपीओ का 248001, दिल्ली जीपीओ का 110006, गुवाहाटी जीपीओ का 781001, हैदराबाद जीपीओ का 5000001, जयपुर जीपीओ का 302001, कोलकाता जीपीओ 700001, लखनऊ जीपीओ 226001, मुंबई जीपीओ 400001, न्यू दिल्ली जीपीओ 110001, पटना जीपीओ 800001, रांची जीपीओ 834001, शिलोंग जीपीओ 793001, शिमला जीपीओ 171001, श्रीनगर जीपीओ 19000001, त्रिवेंद्रम जीपीओ 695001। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये पीओ गाइड 2 खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आंसर सीरीज चालू करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।